क्या आप लोग जानते हैं कि एक ऐसी भी फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है जिसमें बोलने वाला शख्स जो होता है, जिससे बात करता है, यानी कि जो हमारी ऑडियंस होती है वो साइलेंट ऑडियंस होती है। मतलब कि वो अपने शब्दों को बोलता है, अपनी बातों को बोलता है, अपनी पूरी थॉट डिस्कस करता है, लेकिन वो किससे बात कर रहा है, वो ऑडियंस जो होती है वो बिल्कुल साइलेंट होती है। ठीक है, तो ये एक हमारी फॉर्म ऑफ पोइट्री है और आज हम इसी फॉर्म ऑफ पोइट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल ग्रामर विद हर्षमी, आपका अपना चैनल आपकी अपनी मैम के साथ। ठीक है, तो आज हम जिस चमत्कारिक, स्ट्रेंज एंड अद्भुत जो है हमारी फॉर्म ऑफ पोइट्री है वो है द ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये ड्रामेटिक है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ड्रामा भी होता है। ठीक है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग को समझने के लिए तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, कि आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की तरफ लेकर के चलती हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो। डेफिनेशन जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग की होती है, और टाइप ऑफ पोएम इन विच ए सिंगल fictional or historical character speaks to silent audience as a critical moment, inadvertently revealing true character, motive and flow। मतलब इनएडवर्टेंटली मतलब होता है अनजाने में जो है वो रिवील कर देता है अपना रियल करेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जब भी मैं आपको ठीक से समझाती हूँ। देखिए, होता क्या है, कभी हम कोई मूवी देख रहे होते हैं, ठीक है, और वहाँ पर मान लीजिए कोई विलेन है, ठीक है, और वो अकेला है, ठीक है, और वो वहाँ पर कुछ स्कीम्स बना रहा है, कुछ प्लान्स कर रहा है, ठीक है, कि मैं आपको इस तरह से, मैं इसको मार डालूंगा, और मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और मुझे क्या करना है, ये मेरे लिए थोड़ा सा हानिकारक है, और मैं इसके लिए जो है बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि अगर ये रहा तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। और वो ये बात कर रहा है, किससे कर रहा है, वहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन ऑडियंस को सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि ये विलियन जो है ये सोच क्या रहा है। ठीक है, उधर दूसरी साइड में वो जाता है, ठीक है, कि भाई मैं ऐसा, मतलब अच्छा बनने की कोशिश करता है वो, लेकिन ऑडियंस को पता होता है कि ये कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये एक विलेन है, बुरा व्यक्ति है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल्स दे रही हूँ इसकी। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो है द लास्ट डचेस। ठीक है, इसमें वो कहता क्या है अपनी लाइन्स में कि मेरी ये जो पत्नी की जो तस्वीर है, जो मृत पत्नी की तस्वीर है, इसने जो है मेरे कुल की मर्यादा की शान नहीं रखी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा घमंडी थी। अब उसके कहने के लहजे से ये तो झलक ही रहा है कि घमंडी रानी नहीं थी, बल्कि ये राजा को खुद हुई अपने जो खानदान है या जो फैमिली है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है। ठीक है, लेकिन वहां पर कोई होता नहीं है, वहां पर साइलेंट होते हैं, ऑडियंस होती है जो समझती है कि जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग विकसित कहाँ से हुई। तो इसका ओरिजिन जो है विक्टोरियन इरा में हुई, जो 19वीं शताब्दी में कहा विक्टोरियन इरा में इंग्लैंड में विकसित हुई। कहाँ पर हुई? विक्टोरियन इंग्लैंड, यानी कि विक्टोरियन इरा में इंग्लैंड में जो है ये विकसित हुई। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? विक्टोरियन इरा से हुआ। ठीक है, कहाँ से? इंग्लैंड से हुआ। दो चीजें, इसका ओरिजिन कौन सी इरा में हुआ? विक्टोरियन इरा में हुआ, और कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाइए पॉइनियर। ठीक है, इसके जो यूज करने वाले थे जो थे रॉबर्ट ब्राउनिंग इज कॉल्ड फादर ऑफ इट। इनको क्या कहा जाता है? जो सबसे पहले यूज करते थे रॉबर्ट ब्राउनिंग को जो है फादर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा जाता है। अगली बात है माई लास्ट डचेस एंड प्रोफेरियाज लवर।
ये दो इनकी जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग थी, ठीक है। माई लास्ट डचेस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड इट्स ए वेरी स्वीट पोएम, ठीक है। जिसमें क्या था कि इसमें जो हमारा ड्यूक होता है, मतलब जो राजा होता है, तो उसकी पत्नी जो है वो मर जाती है और उसने जो है उसकी पिक्चर को फ्रेम कराकर हैंग किया हुआ है, कहाँ पर, वॉल पर, ठीक है। एंड ही डिस्क्राइब्स अबाउट हर क्वीन टू द अदर्स, दूसरों लोगों के सामने उसको डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि माई वाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ही टॉक्स टू एवरीबडी, ही स्माइल फॉर एवरीबडी, मैं सबको मुस्कुरा कर देखती थी, सबसे बात करती थी, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी, इसने इतनी भी नहीं देखा कि जो भावनाएं या जो स्माइल मेरे लिए है वो सबके साथ उसी स्माइल से बात करती थी, उसी स्माइल से देखती थी, ठीक है। मतलब उसका ये था कि वो बहुत पजेसिव था अपनी रानी के प्रति की, मतलब उसका कहना सिर्फ इतना, इसमें ये समझ आता है कि ड्यूक ये चाहता है कि अगर वो स्माइल करे तो उसे देख करके करे, इम्पोर्टेंस दे तो उसे दे, ठीक है, और किसी के लिए उसके वो कुछ भी ना करे, ठीक है, ना हंस के देखे, ना मुस्कुराए, ना कोई बातचीत करे किसी के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें ये दिख रहा है, ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है सिर्फ उसी की से बात करे, पॉजिटिवनेस होती है, ठीक है। एक मूवी भी आई थी, मैंने एक देखी थी अपने इसमें जो थी नाना पाटेकर की थी, और शायद मीना कौन था उसमें, हीरोइन का नाम मैं भूल रही हूँ, मनीषा कोइराला, ठीक है। उसमें नाना पाटेकर की वो पत्नी होती हैं, और वो जो हैं ऐसे पति होते हैं कि वो उसको किसी को भी ना देखने देते हैं, ना सुनने देते हैं, ना किसी से बात करने देते हैं। और बाय द वे अगर वो किसी से बात कर लेती हैं या दूर से देख लेते हैं कि रास्ते में या कहीं पर उसने उसको किसी से बात की है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से माई लास्ट डचेस में भी जो क्या होता है, वे अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है। तो हमें ये पता लगता है कि ये असलियत में क्या है, मर्डर है। सारे रीडर्स, ये सारे ऑडियंस को पता होती है कि जो ड्यूक है वो अच्छा व्यक्तित्व का इंसान नहीं है। इसी तरीके से पोर्फिरियाज लवर में भी यही होता है। पोर्फिरिया जो होती है वो अपने घर से भागकर आती है, ठीक है, अपने प्रेमी के लिए, और उसके पास वहाँ आती है, बैठती है, बातें करती है, लेकिन अचानक क्या होता है, जो उसका प्रेमी होता है उसके मन में एक सवाल आने लगता है कि पोर्फिरिया जो है अभी तो मुझे प्रेम करती है, लेकिन इसका प्रेम जो है स्टेबल नहीं रहेगा, आगे चलकर वो हो सकता है किसी और का भी हो जाए, ठीक है। तो वो इस डर से कि वो किसी और की ना हो जाए, वो उसी के गोल्डन हेयर जो लंबे होते हैं, उसके बाल होते हैं, उसके गले में लपेटकर उसको मार डालता है, यानी कि उसका मर्डर कर देता है। और उसके बाद जो है उसके सर को अपनी गोदी में लेकर के बैठ जाता है और कहता है कि देखो वो अभी भी मुस्कुरा रही है। मतलब उसने अपनी प्रेमिका का मर्डर कर दिया होता है, लेकिन उसको इतना सा भी पश्चाताप नहीं होता, अफसोस नहीं होता, गिल्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारा माई लास्ट डचेस और पोर्फिरियाज लवर के बारे में। अब आ जाइए आगे, एल्फ्रेड टेनिसन, और बाद में जो मॉडर्न युग आया उसमें टी.एस. इलियट ने जो है इसको जो है आगे बढ़ाया, यानी कि जो इसका डेवलपमेंट था, यानी कि जो इसको विकास था, वो इन लोगों ने किया। अच्छा, टी.एस. इलियट का था द लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। इसमें कम से कम 130 लाइन्स थी। कितनी लाइन थी? 130, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है कि उसमें कितनी लाइन्स थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दी, इसमें 130 लाइन्स थी। और इसमें भी जो है एक प्रूफ्रॉग है जो बहुत ओल्ड मैन होता है, वो किसी से प्रेम करता है, लेकिन वो डरता है कि अगर वो उसको जा करके एक्सप्रेस करेगा या अपना प्रेम जो है उसके सामने बताएगा तो वो उसको मना कर देगी। तो और फिर वो अपने आप को शीशे में देखता है कि वो बूढ़ा हो गया है, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, उसके पैर वगैरह सब हाथ पतले हो गए, मतलब अपनी फिजिकल जो फिजिक होती है उसको जो है क्रिटिसाइज करता है। और वो हमेशा इसमें रहता है कि मैं उसको बोलूँ या ना बोलूँ, बोलूँ या ना बोलूँ। लेकिन लास्ट तक क्या होता है, पोएम खत्म हो जाती है, लेकिन वो जो है उसको बोल नहीं पाता है, ठीक है।
तो उसके बाद चलिए आगे चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसमें सिंगल स्पीकर होता है। दूसरी बात, स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, पूरा ग्रंथ नहीं होता, पूरी कहानी नहीं होती है, बस एक सिचुएशन पर होती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि मैं इनको पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, मैंने क्या क्या पढ़ाऊँ, कैसे पढ़ाऊँ, बहुत देर हो गई है, तो मतलब मेरी ये सिचुएशन है, मैं इस सिचुएशन पर भी ड्रामेटिक मोनोलॉग कर सकती हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से कभी कभी और भी सिचुएशंस होती हैं कि भाई मुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो ऐसी है, मैं ऐसा हूँ। तो इस तरीके से सिचुएशन सिर्फ एक ही होती है, सिंगल। उसके बाद आ जाइए साइलेंट लिस्टर। ठीक है, जिस वक्त ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो हीरो होता है या जो स्पीकर होता है वो जो भी बात करता है वहाँ वैसे कोई भी नहीं होता। ठीक है, और बोलने वाला भी क्या होता है, कैसा होता है, क्रिटिकल मूवमेंट, कहाँ गया, फिक्शनल होता है। कैसा होता है, बोलने वाला भी फिक्शन, काल्पनिक होता है। वो कोई भी हो सकता है, ड्यूक हो सकता है, कोई प्लेयर हो सकता है, कोई हीरो हो सकता है, ठीक है, राजा महाराजा कोई भी हो सकता है, लेकिन होता फिक्शनल है। ठीक है, काल्पनिक चरित्र होता है उसमें। ठीक है, तो उसको सुनने वाले जो होते हैं वो बिल्कुल साइलेंट होते हैं, वहां कोई भी नहीं होता। हालांकि हमें लगता है कि सामने वाला जो स्पीकर है वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन वहां सुनने वाला कोई भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सेल्फ रिविलेशन, यानी कि खुद के बारे में बताना होता है। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जो करेक्टर्स होते हैं ना वो आपस में ही बात करते हैं। ठीक है, कि इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया और उसको ऐसा मुझसे बोलना नहीं चाहिए था, उसकी ऐसी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये बात बोलने की, ठीक है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, और इस तरीके से जो है स्पीच वो जो है हमारा एक्टर जो है वो बोलता है, लेकिन वहां पर सुनने वाला कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो वो जो क्या करता है कि अपने अंदर जो गुस्सा होता है उसको भी क्या करता है, शो कर देता है। ठीक है, रिवील कर देता है। उसके बाद आइए ड्रामेटिक क्वालिटी। इसमें क्या होती है, ड्रामेटिक क्वालिटी होती है। जिस वक्त ये लिखा जाता है तो वहां पर जो है पूरा का पूरा सीन हमारे दिमाग में जो है वो बनने लगता है। जैसे मैं प्रोफेरियाज लवर के बारे में भी अगर आपको बताऊं तो आपको फील हो रहा होगा कि भैया वो आई होगी, उसके गोल्डन हेयर हैं, ठीक है, वो आपस में बात कर रहे होंगे, तो एक ड्रामा सा हमारा जो है दिमाग में बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ड्रामेटिक क्वालिटी भी होती है। अब आ जाइए इसके मीटर और स्टाइल पर। ब्लैंक वर्ड्स का यूज होता है। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब होता है इसमें कोई भी जैसे जो राइमिंग वगैरह होती है वो उसका उसमें ध्यान थोड़ा सा रखा जाता है। उसके बाद आ जाइए आयम्बिक पेंटामीटर होता है जो विदाउट राइमिंग होती है और कन्वर्सेशनल टोन होता है। ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स को भी मैं आपको अलग से जो है एक पूरी वीडियो बना करके दूंगी जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लैंक वर्ड्स जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो है ब्लैंक वर्ड्स का यूज होता है। ठीक है, और क्या था, हाँ, और आयम्बिक पेंटामीटर जो होता है उसका इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए इसके अंदर जो है विदाउट राइमिंग होती है, मतलब इसमें कोई भी राइमिंग नहीं होती है। ठीक है, और अगली बात आई कन्वर्सेशनल टोन। ठीक है, कन्वर्सेशनल मतलब आम बातचीत वाली टोन होती है। कोलिगुअल लैंग्वेज, ठीक है, इनकी जो लैंग्वेज होती है साइकोलॉजिकल बहुत डीप होती है और करेक्टर की स्टडी होती है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि हम उसकी लैंग्वेज से, उसकी बातचीत से हम उसके कैरेक्टर को समझ पाते हैं। ठीक है, उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आगे चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पर। चलिए आगे देखते हैं। इसके हमने बोला इसकी इसमें होता क्या है कि डिस्कशन की बजाय एनालिटिकल होती है। ठीक है, इसकी टोन में लैंग्वेज कैसी होती है, डिस्क्राइब नहीं करते बल्कि उसको एनालाइज करते हैं, टिप्पणी उसके ऊपर करते हैं। ये बाहरी सुंदरता की बजाय करेक्टर में जो माइंड में उसके क्या चल रहा है, माइंड थॉट्स का चित्रण करता है। ठीक है, क्या होता है उसके दिमाग में चल क्या रहा है ये उस चीज का चित्रण करता है। ठीक है,
और इसके अंदर जो है एक ड्रामेटिक आयरनी का भी प्रयोग होता है, यानी कि इसमें एक तंज भी होती है कि होता क्या है कि जो स्पीकर जो होता है वो जो भी कुछ बोल रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी तारीफ कर रहा है, लेकिन ऑडियंस जो होती है वो क्या सोचती है कि ये जो भी बोले बोलता रहे, लेकिन हमें पता है कि गलत तुम ही हो, है ना। जैसे वो बोलता है कि रानी बहुत घमंडी थी, उसको मेरे खानदान और ये वो की इज्जत नहीं थी, उसे मेरा सम्मान नहीं था, उसको ये नहीं था, उसका वो नहीं था। तो लग तो उसको ऐसा रहा है कि जैसे वो अपनी तारीफ कर रहा है, लेकिन जो ऑडियंस है उसको समझ में आता है कि घमंडी रानी नहीं बल्कि इसी कोई अपने स्टेटस का, अपने खानदान का, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा घमंड है, ठीक है। वजह तो ये था ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। और इसमें जो सबसे मशहूर ड्रामेटिक मोनोलॉग था वो द लास्ट डचेस को ही माना जाता है। उसके बाद जो है नंबर आता है पोर्फिरियस लवर का, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी ड्रामेटिक मोनोलॉग की, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि इसमें वो पूछ सकते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो मीटर है कौन सा होता है, ठीक है, और स्टाइल क्या रहता है, ठीक है, और लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फर्ड प्रूफ्रॉक में कितनी लाइंस होती हैं, ठीक है, या फिर ये कौन सी इराक में इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है, या फिर जो है एक वो कौन सी फॉर्म है जिसमें एक ही सिंगल स्पीकर होता है, या वो कौन सी फॉर्म है जिसमें जो है साइलेंट ऑडियंस होती है, ठीक है। तो इस तरीके के एमसीक्यूज आप लोगों के सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, for the till the next video. I want to say goodbye and be healthy, be happy, and thank you very much.